सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम मैथ्स का जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता देते हैं कि अपना फर्स्ट चैप्टर क्या है। मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा तथा मासा। आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसके बारे में तो पढ़ा होगा ही, तो आपको थोड़ी बहुत तो बेसिक नॉलेज होगी ही। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये होता क्या है। देखिए आपको इसको दो तरीके से पढ़ना है, मतलब कि दो विधि से आपको निकालना पड़ना है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक होता है भाग विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख रखा है कि अभाज्य गुणनखंडों द्वारा, ये वाला टॉपिक देखिए ये लिखा है ना, अभाज्य गुणनखंडों द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। ठीक है, लेकिन फिर ये सोचा कि क्या पता आपको पता हो लासा मासा के बारे में या नहीं, तो इसलिए आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि लासा क्या होता है, मासा क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लघुत्तम समापवर्त। देखिए लसा जो होता है इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, और जो मासा होता है उसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इन दोनों में अंतर होता है, ये होता है समापवर्त और वो होता है समापवर्तक। आपको इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए आप इसका जो इंग्लिश वाला नेम है ना LCM और HCF, उसको याद रखिएगा। आप बोलेंगे उसको याद करने से क्या फ़ायदा, तो आइए आपको बताते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है LCM, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LCM। तो देखिए LCM का फुल फॉर्म इजीली याद हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल तो आपको पता ही है ना, मल्टीपल क्या होता है, गुणज है ना, मतलब कि किसी की टेबल, जैसे कि 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 2 4 6 8 है ना, टेबल पढ़ते जाना, मल्टीपल हो गया। ठीक है, और एक होता है क्या, HCF है ना, HCF का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो फैक्टर निकालना तो आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो अभी आपको सिखाते हैं कैसे निकाला जाता है। और इसके बाद जो उसमें कैसा हो, सबसे हाईएस्ट हो, उसको हम लोग ले लेते हैं। और LCM में जो होता है सबसे छोटा, सब में कॉमन मल्टीपल होता है, वो ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो डेफिनेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने LCM और HCF की ना डेफिनेशन समझ ली तो फिर आप तो इसके क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं, बस इसी को समझने का फेर होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। मतलब कि ये सबसे छोटी संख्या है जो जितनी भी संख्याएं होती है ना उनसे पूरी विभाजित हो जाती है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो भी ठीक है, नहीं समझ में आई तो भी ठीक है। आगे एक लाइन लिखिए जो बहुत इजी है, मतलब जो सबसे विभक्त हो, मतलब ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे अब आप सोचेंगे कि अब एग्जाम्पल, अब आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो हमने ये लिया हुआ है ना, ये अभाज्य गुणनखंड द्वारा लिया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिया है, ये एग्जाम्पल है कि 36, 40 और 84, ये कौन सी विधि से हम लोग कर रहे हैं इसको, ये हम लोग कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसका हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हुए हैं, लासा निकाले हुए हैं। ठीक है, मतलब कि LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये हो गया। देखिए 36 इसका फैक्टर करना है अपने को, आपको फैक्टर करना आता होगा, नहीं आता है तो बस अभी देखिए सीख लीजिए तुरंत झटाक से। ये देखिए फटाफट सीखते हैं। देखिए सबसे पहले आप ऐसी छोटी से छोटी डिजिट लीजिए जो 36 से डिवाइड हो जाए, मतलब जो 36 जिसको डिवाइड कर। देखिए अगर हम इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब इसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचाना है, शेषफल नहीं बचना चाहिए, ऐसी डिजिट लेनी है। तो ये 18, मतलब 2 18 सा 36 होता है ना, फिर मतलब 18 2 सा कहिए या 2 18 सा, फिर 2 9 सा 18। देखिए अब ये नहीं डिवाइड होगा ना, अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, अब इसको अपन 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 सा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 सा 3। देखिए इसको हम लोग पता है कब तक करते हैं, जब तक कि 1 नहीं बच जाता है। तो देखिए अगर हम करें यहाँ पे इस तरीके से बचा है ना अपना यहाँ 3, तो 3 1 सा 3, नीचे 1 आ गया ना, जब तक रिमाइंडर 1 ना आए तब तक अपने को डिवाइड करना होता है। देखिए फिर अपना क्या आ गया, ये जो लिखा है ना 2 2 3 3 आया, तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड होता है। यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, समझ में आ गया। अब ऐसे ही आप 40 का निकाल सकते हो। चलो अपनी अपनी कॉपी में सब लोग निकालो 40 का। सबसे पहले कैसे करेंगे, ये 2 से चला जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 5 सा बाहर जाएगा, और फिर करेंगे 5 से तो 1 हो गया है ना। तो देखिए 2 2 2 और 5, ये देखिए इस तरीके से हो गया है ना। अब देखिए 84 का करते हैं। 84 का करिए, सबसे छोटा नंबर क्या होगा 84 के लिए, 2 ना। देखिए डिविजिबिलिटी रूल होता है, हम कैसे पता चलता है कि कौन सा, अगर किसी भी नंबर के ये वाला यूनिट डिजिट होती है, इकाई वाला अंक, इसमें 0 2 4 6 और 8 होगा ना, तो वो नंबर हमेशा जो है 2 से डिविजिबल होगा। तो आप इससे पता लगा सकते हैं। आप पूछेंगे कि 3 का क्या रूल होता है, तो 3 के लिए अगर कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, लेट्स सपोज जैसे कि आपको 63 दिया हुआ है,
इन दोनों नंबर का आप सम कर लीजिए, क्या होगा 9 हो जाएगा। ये 9 3 से डिविजिबल है तो मतलब वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 84 से कर रहे थे। अगर आपको ये डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ना हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको आपको एक वीडियो बना के समझा दिया जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 है ना, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। अब देखिए अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट तो 1 आ गई। अब इसको हम देखते हैं 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया, इन दोनों को आप ऐड करिए और देखिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 2 1 3, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये डिजिट भी होगी। वैसे ये तो पता ही है कि हो जाएगा, मतलब आपको एक एग्जाम्पल दे रहे थे इसके लिए। फिर देखिए 2 7 ज़ा 21 है ना, फिर 7 टाइम्स ये चला गया और फिर 7 क्या है, अभाज्य संख्या है ना, तो ये खुद से ही जाएगा, बस 7 1 ज़ा 7 बना गया अपना। तो 2 2 और 3 और 7 ये देखिए हो गया ना यहाँ तक का। अब आपको अगर फैक्टर निकालना नहीं आता होगा या अभाज्य गुणनखंड तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना अपने को क्या लेना होता है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें देखिए कि जो नंबर है जो सब में आया हो और सबसे ज़्यादा बार आया हो, है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार इसमें 2, देखिए पहले तो देखिए 2 है ना, ये 2 देखिए। ऐसा नहीं इसमें ज़रूरी होता है कि सब में आना कंपलसरी हो, कोई एक बार भी नंबर आया होता है उसको भी लिखते हैं। तो देखिए इसमें देखिए 2 है, 2 कितनी बार आया है अपना 1 2 3, मतलब 2 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई आप करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद 3 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है ना, ये हो गया। फिर 5 एक ही बार आया है, मतलब जितने नंबर्स आए होते हैं अपन इसमें सब लेते हैं, बस जो सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है ना उसको लेते हैं। जैसे कि 2 सबसे ज़्यादा बार 3 बार आया है, 3 सबसे ज़्यादा बार 2 बार आया है, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, तो इस तरीके से। और इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये कर लिया ना, मतलब अभी यहाँ पे आपको क्या लिख के दिखाया था, देखिए 2 की पावर 3 मतलब 2 3 बार, 3 की पावर 2 मतलब 3 2 बार, 5 और 7, बस देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लिया और अपना ये आंसर आ गया फटाक से, है ना इजी, बहुत बहुत इजी है एलसीएम निकालना। अब देखिए अब आप सोचेंगे कि ये तो बता दिया एलसीएम निकालते कैसे हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया। देखिए अगर आपको एक मिनट डेफिनेशन दिखाते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, देखिए जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है ना, मतलब जो सबसे विभक्त हो। अब देखिए अगर आप देखेंगे ना कि 2 5 2 0 ये इससे डिवाइड हो जाएगी, मतलब 36 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब होता है कि ये नंबर जो होता है ना वो अपन अंदर रखते हैं, मतलब जो सबसे विभक्त हो। इसका मतलब क्या है कि ये 36 से विभक्त हो जाएगी, ये 40 से विभक्त हो जाएगी, ये 84 से विभक्त हो जाएगी, है ना। ये ऐसी सबसे कैसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभक्त हो जाएगी, है ना। तो ये अपना आंसर आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले अपने जो हमने लिखा हुआ है वो। देखिए यहाँ तक तो आपको हमने समझाया क्या चीज़ें, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा निकालना। अब हम आपको बताते हैं कि भाग विधि से लासा निकालना। भाग विधि से लासा निकालना बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, जैसे अभाज्य गुणनखंड आपको सिखाया वैसे ही करना है, बस इसमें सबको साथ में लेके चलना है, ठीक। देखिए जैसे आप यहाँ पे देखिए ये नंबर ना यहाँ पे हमने वही सेम लिए हैं ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि क्या कभी दोनों में आंसर अलग आ सकता है या कुछ इस तरीके का, है ना। देखिए क्या लिखा है 36 40 और 84, पहले इनको तो आपको सबको साथ में लिख लेना है। अब ना आपको ऐसा नंबर लेना है, सबसे पहले तो छोटा सा छोटा नंबर अपन लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले 2 ले लिया, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, मतलब 0 2 4 6 8 है ना, इन सब के लास्ट में इस तरीके के नंबर है ना। तो इसलिए हमको अपने को ये पता है कि ये 2 से डिवाइड होगा तो इसलिए ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया, जो अब यहाँ पे ना, यहाँ पे पता है क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो अपना भागफल आता है, ठीक है। ये भागफल लिखा जाता है क्योंकि जिसमें शेषफल आ जाता है, मतलब शेषफल बचता है, उस नंबर से हम लोग डिवाइड ही नहीं करते, ठीक है। तो देखिए अगर हम 2 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा भागफल, फिर 2 को 40 से करेंगे तो 20 आएगा, फिर इसका 42 आएगा। कर दिया, यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ 0, यहाँ 2, मतलब अभी 2 से फिर डिवाइड होगा तो 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20 और 2 21 ज़ा 42 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अभी 0 है ना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9 हो गया, लेकिन अभी यहाँ 0 है। अगर कोई एक भी नंबर डिवाइड होता रहता है तो अपन उसको करते ज़रूर हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से इसको 2 से करेंगे, है ना, 2 से किया तो ये 5 ज़ा बार आ गया। अब देखिए कोई नहीं है। अब देखिए 3 से क्या डिवाइड हो सकता, 9 तो हो नहीं सकता, 5 तो अभाज्य संख्या है तो ये तो होगी नहीं, 21 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और सॉरी 9 तो हो ही जाएगा, तो 9 कर दिया, 9 3 3 ज़ा 9 और 5 को एज इट इज़ लिख लिया और 7 ज़ा 21 कर दिया। फिर देखिए फिर यहाँ पे भी 3 डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 5 को एज इट इज़ उतार लिया, 7 को एज इट इज़ उतार लिया। फिर एक बार देखिए हमेशा छोटी छोटी संख्या से लेके शुरू करिए, नहीं तो आप बड़ी संख्या बीच में रखेंगे ना तो उससे थोड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, इसलिए हमेशा छोटी उससे बड़ी इस तरीके से अपन स्टेप पे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 5 से डिवाइड किया तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ देखिए 2 में तो 1 आ गया, अब यहाँ पे बेचारा 7 बचा है। अब 7 कैसा है, अभाज्य है, तो उसको वो तो खुद ही से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे सारे में 1 आ गया। देखिए
वहाँ पे आप देखे होंगे यही नंबर्स पूरे आए थे ना जब अपन किए थे उस तरीके से। तो क्या आया था 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 करके आया था। और सेम यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं ना, 2 3 बार, 3 2 बार, 5 1 और 7 1 टाइम्स। तो बस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और अपना ये आंसर आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसमें कहीं पे भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आपको हमने एलसीएम बता दिया कि होता क्या है, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, मतलब एलसीएम मतलब ये जो नंबर हम लोग अंदर लिखते हैं यहाँ पे वो होता है एलसीएम, ठीक है। जो जितने भी डिजिट्स दिए हों उसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, ठीक है उसमें। तो ये, और अगर आपको आंसर चेक करना हो कभी अपने एलसीएम का तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो 2520 और इसमें से कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि अपन क्या ले लिए 40, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखो आप, पहले तो इससे तो होगा नहीं, इससे करके देखते हैं 252 मतलब 252 से करके देखते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 4 4 12 4 16 25 20, 6 बार में जाएगा। 240 आ गया है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे कितना आया 1 और यहाँ पे, और ये फिर 3 बार में चला गया और फिर आ जाएगा देखिए 43 120 आ गया है ना। और ये पूरा का पूरा फिर कट गया और देखिए एक भी रिमाइंडर नहीं बचा ना। इस तरीके से कोई भी आप डिजिट लीजिए, वो तो 40 ईजी था डिवाइड करने में, इसलिए आपको लेके दिखा दिया एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। आप किसी भी अपने आंसर को इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आइए चलिए, अगर आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम बढ़ते हैं HCF की तरफ। देखिए HCF जो होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, महत्तम समापवर्तक। इसको समापवर्तक कहते हैं और उसको समापवर्ती कहते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो समापवर्त क्या होता है, गुणज होता है, और समापवर्तक क्या होता है, ये होता है हम लोगों का क्या मतलब ये एक तरीके से उसको क्या कहते हैं, अब गुणनखंड तो नहीं कह सकते उसको, हाँ मतलब जिससे ये डिवाइड हो जाए वो चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। तो देखिए समापवर्तक को मतलब सॉरी देखिए HCF को क्या कहते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसको हम लोग एक और नाम से कहते हैं जिसको कहते हैं GCD, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ ना क्लियर हुई हो इस लाइन से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जो सबको विभक्त कर दे, मतलब एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी आपका एग्जांपल देंगे, ऐसे फटाक से समझ में आ जाएगा। देखिए अभी आपको बताया था कि ये जो अपन LCM लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, लेकिन इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल तो आपको देना ही था तो सोचा कि इसी के साथ साथ गुणनखंड विधि से आपको बता देते हैं कि कैसे होता है। हाँ तो देखिए गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना कैसे करते हैं, 48, 64 और 72। देखिए सेम आपको क्या करना है, जैसे आपको अभी बताया था फैक्ट अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है, वैसे आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड, हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 की पावर 4। अगर देखिए आपको पावर की चीज़ें नहीं समझ में आती, इसका मतलब ये होता है ये जो पावर लिखी होती है ना वो डिजिट उतनी बार रिपीटेड है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4 बार आया है, ठीक है। 2 की पावर 6 मतलब 2 6 टाइम्स आया हुआ है, ये इसका मीनिंग होता है। ये ना थोड़ा सहूलियत के लिए लिख दिया जाता है, लिखने में भी अच्छा दिखता है थोड़ा और समझने में मतलब आसानी हो जाती है, इसलिए इसको लिख दिया जाता है। देखिए इसमें ना देखिए उसमें आप क्या करते थे कि सारे नंबर्स को लेते थे, जो नंबर जितनी बार हाईएस्ट आया होता था उसको लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं कि ऐसे नंबर को लेते हैं जो सब में आया हो, ठीक है, क्या हो जो सब में आया हो और जो सबसे छोटा हो। देखिए अब इसमें देखिए आप सब में क्या आया है, इसमें एक मिनट सॉरी ये देखिए इसमें देखिए आप सब में क्या आया हुआ है, इसमें आया हुआ है 2 की पावर मतलब 2 की समथिंग पावर सब में आई हुई है ना। और अगर आप इधर से देखना चाहते हैं तो देखिए 2 आया इधर, फिर 2 आया इधर, फिर 2 आया इधर और यहाँ पे तो 2 ही बार आया है ना। और 3 देखिए 3 एक इसमें आया हुआ है और 3 एक इसमें आया हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार मतलब सबसे ज़्यादा क्या आया है 2 आया है ना। और देखिए 2 सब में कॉमन कितनी बार आया है, देखिए 1 2 3 3 बार कॉमन आया है ना, बाकी इनमें तो 2 ही बार आया है इसमें तो। और इसमें मतलब सबसे ज़्यादा, और इसमें कितनी बार आया, इसमें 6 बार आया, लेकिन ये अलग अलग है ना। तो देखिए इसमें कॉमन सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है ना, मतलब कि कितना 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 6। समझ में आ गया, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 6। आई होप की चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। देखिए एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। क्या होता है कि हमें अपने को ऐसा नंबर लेना होता है जो सब में कॉमन हो और वो सब में कॉमन सबसे कम बार मतलब सबसे लीस्ट मतलब सब में कितनी बार ही कॉमन आया हुआ है वही अपन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉरी देखिए फिर अब यहाँ पे आते हैं भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। देखिए भाग विधि से भी इजी होता है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। अगर आपको डिवाइड आता है तो है ना, डिवाइड तो आता ही होगा, इतने बड़े क्लास में आ गए अब तो क्लास क्या ही कर रहे हो।
तो देखो आप क्या करते हैं कि कोई भी आप 2 नंबर उठा लो, आपको जो भी इच्छा हो, जैसा हम मन करे वैसा 2 नंबर उठा लो। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया 48 और 64, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो। अब देखो 48 एक ही बार डिवाइड होगा, कितना आया अपना शेषफल 16। अब जो अपना शेषफल आया है ना, उसी को यहाँ पे हम भाजक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? भाजक। और जो यहाँ पे अपना भाजक था उसको हम लोग यहाँ भाज्य के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ पे ले आए और इसको उठा के यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो ये 48 से गया, और इसको अपने को प्रोसेस तब तक करना होता है जब तक अपना ये जो रिमाइंडर है ना ये 0 ना आ जाए, ठीक है। अब अपन 16 से डिवाइड किया तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया यहाँ तक का। तो देखिए अब यहाँ पे अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि 16 आपका आंसर हो गया, क्योंकि अभी अपनी एक डिजिट बची हुई है ना। अगर हाँ 2 डिजिट दी होती तो आपका आंसर 16 ज़रूर आ जाता, लेकिन ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये ना ये इसको HCF कर लीजिएगा, अभी ध्यान गया, ठीक है। तो देखिए ये तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए तीसरी डिजिट बची हुई है। अब अपन देखते हैं कि 16 से भी क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो देखिए 16 4 ज़ा 64, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। अभी देखिए अपना वो रिमाइंडर बच गया 8, ठीक है। तो देखिए रिमाइंडर बच गया 8, उसको बना लिया भाजक, और ये जो यहाँ पे भाजक था उसको लेके आए भाज्य में रख दिए, ठीक है। उसको यहाँ पे रख दिए, फिर 8 2 ज़ा 16 और ये क्रॉस कर दिया, मतलब अपना सॉरी क्रॉस मतलब कि माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 0 0 आ गया। और ये देखिए अपना हो गया सॉल्व, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, अब आपको क्या समझ में आया? मतलब 8 ऐसी डिजिट है, 8 को अपन यहाँ पे देखिए अगर 8 से हम डिवाइड करते हैं, देखिए एक सेकेंड, अरे देखिए 8 से आप डिवाइड करिए 48 में, तो क्या डिवाइड हो जाएगा? 8 दूनी 16 24 6 बार ईजिली डिवाइड हो गया, ठीक है। 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, मतलब समझ में आ गया ना आपको कि LCM और HCF में क्या डिफरेंस होता है। LCM क्या होता है? जो भाजक होता है, मतलब जो सबसे विभक्त होता है ना, जो सबसे विभक्त होता है। और HCF क्या होता है? जो सबको विभक्त करता है, ठीक है। देखिए ये चीज़ ना आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। तो जो सबको विभक्त कर दे, मतलब सबको विभक्त करने वाला कौन होता है? सबको विभक्त करने वाला कौन होता है? भाजक होता है। और जो सबसे विभक्त होता है वो क्या होता है? भाज्य होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें हो गई। अब देखिए एक फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन बता देते हैं। हाँ कुछ नोट्स हैं इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप जान लीजिए। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा उनमें से किसी से भी छोटा नहीं हो सकता। मतलब आप कभी भी किसी भी संख्या का LCM निकालोगे ना, तो वो कभी भी जो आपको गिवन नंबर्स दिए होंगे उससे छोटा कभी नहीं आएगा आपका LCM। तो अगर आपको ऑप्शनल में क्वेश्चन दिए हो और सॉल्व करना हो, अगर आपको कोई भी LCM का वैल्यू जो अगर पूछे और वो छोटी दी हो आपको गिवन नंबर से, तो आप उसको तुरंत कट कर सकते हैं। वह उनमें से बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है, ठीक है। बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? आप बताओ क्यों छोटा हो जाएगा? आप बताओ खुद। अगर छोटा हो जाएगा, छोटा यहाँ पे कैसे मतलब सॉरी छोटा यहाँ कैसे आ सकता है? छोटे नंबर से आप मतलब भाज्य कभी छोटा हो सकता है? बताइए आप। भाज्य छोटा तो हो नहीं सकता है ना। भाज्य भाजक के बराबर हो सकता है लेकिन भाज्य कभी छोटा नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं। देखिए किन्हीं सह अभाज्य संख्याओं अथवा अभाज्य संख्याओं का लासा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा क्यों कहा गया? देखो अगर आप मान लो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो सिर्फ खुद से या उससे होती है डिवाइड। तो देखिए जैसे 3 है और 5 है, 3 और 5 है। अगर आप इसका गुणनखंड निकालोगे तो 1 और 3 आएगा, और 5 का निकालोगे तो 1 और 5 आएगा, है ना। इस तरीके की चीज़ें आएंगी। तो इसमें तो कॉमन क्या आएगा? मतलब वो नंबर ही तो खुद ही कॉमन आ जाएगा, है ना। वो नंबर तो खुद ही कॉमन आ जाएगा, तो कोई मतलब होगा नहीं करने का। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी सहअभाज्य संख्या का जो लासा होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। सामान्यतया संख्याओं का मासा या तो सभी संख्याओं से छोटा होता है। अब ये तो छोटा हो गई, क्यों? क्योंकि आपका जो ये भाजक होता है वो छोटा होता है, भाज्य जो होता है वो छोटा नहीं होता है। तो मतलब भाज्य क्या हो जाएगा? बड़ा होता है, और भाजक क्या होता है? वो छोटा होता है, ठीक है। इसलिए ये छोटा होगा या फिर किसी के बराबर हो सकता है। और सहअभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। उसमें भी आप जब भी फैक्टर निकालोगे उसका, तो क्या आएगा? फैक्टर मतलब कि अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कैसा फैक्टर आएगा? जैसे आपको भी बताया कि जैसे कि मान लो 5 है और 7, लेट सपोज ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 1 और 5, इसका फैक्टर करोगे तो 1 और 7। इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है? 1 ही तो दिख रहा है ना। और कोई नंबर कॉमन है? नहीं है, तो 1 आ गया। आप कोई भी ऐसे नंबर उठा के देख लो, जो सहअभाज्य संख्याएं होंगी ना उनका मासा हमेशा 1 होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस कभी आपको ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे नोट्स में लिखवा दिया गया है, ठीक है। आप इसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा ये चीज़ें क्या है। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पेपर में LCM और HCF करने को देगा। ये कहिए कि इसको तो करने को देता ही नहीं है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको हमने पहले भी बताया कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना,
वो आपके प्राइमरी के बुक से मोस्टली आते हैं, जो 6, 7, 8 की बुक होती हैं। तो 6 के बुक में दिया हुआ है ये लसा मसा का टॉपिक, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ने में मन ना लगता हो या आपको नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे हम अपने जितने भी क्वेश्चंस लेते हैं मोस्टली सारे उस बुक से उठा के लेते हैं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैच कर लीजिए, पेपर्स वहीं से बनते हैं, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, ठीक है। और इस पर आपको ऐसा नहीं है, अब आप इतने मतलब DLED कर रहे हो, सेकंड सेमेस्टर में चले गए, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको दे देगा कि SCF निकालो, LCM निकालो, ऐसा कभी नहीं देता। वो तो आपको इसलिए समझा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर आप भूल गए हो तो एक बार रिवाइज हो जाए। मोस्टली इस पर क्या आता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो उसमें से एक टाइप है जिसको कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपसे यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि दो संख्याओं के महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक में संबंध। देखिए क्या होता है दो संख्याओं के लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक में संबंध, मासा और लासा। कोई भी दो संख्या होगी उसका जो लासा मासा होगा ना, उसका गुणनफल संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप कहेंगे ये क्या है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं, 2 है और 3 है, आप इसका LCM निकालिए और आप इसका HCF निकालिए, उन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर दोनों का इक्वल आएगा। ये चीज़ें दी हुई हैं। देखिए अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आता है, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है, इस फॉर्मूले को कहीं लिख के और ऐसे डब्बे में बंद कर लीजिए, और डब्बे में नहीं अपने दिमाग में भी बंद कर लीजिएगा। पता चला एग्जाम में भूल जा रहे हैं कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला तो ईजी है लेकिन पढ़ना भी तो पड़ता है ना उसके लिए। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 360 व 56 है, यदि एक संख्या 35 हो तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए ईजी है ना कितना, कि एक लासा दिया हुआ है, मासा दिया। देखिए इन चारों में से, ये जो आपको चारों दिए हुई हैं, इन चारों में से आपको कुछ भी 3 तो देगा ही देगा आपको कम से कम, और अगर 3 डायरेक्टली नहीं देगा ना तो वो इनडायरेक्ट देगा कि आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, और चौथी चीज़ आपसे पूछेगा। तो बस आपको बुद्धि लगानी है कि चौथी चीज़ हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले कैसे करेंगे, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है। अपने को ये सूत्र पता है ना, हर चीज़ इसी फॉर्मूले में उठा के रख दीजिए। लासा कितना दिया हुआ है बताइए, 360 है। लासा तथा मासा क्रमशः मतलब क्रम से है ना, तो इसका मतलब यही होता है, ये नहीं कि पहले दूसरे कर दीजिएगा, वैसे कर दीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 360 × 56 हो गया। ये पहली संख्या क्या है 35, दूसरी संख्या अपने को फाइंड आउट करनी है। आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर कभी भी कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में है और उसको अगर इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड में आ जाती है ना। प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है, डिवाइड में होती है तो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में होती है तो डिवाइड में हो जाती है। ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, नहीं पता तो अब तो आपको बता ही दिया गया है ना। तो देखिए दूसरी संख्या अपने को निकालनी है, तो दूसरी संख्या को इधर ही ऐसे इसको पढ़े रहो तुम, इधर ही कहीं मत जाना, ठीक है, पकड़ के रख लीजिए। और ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर भेज दीजिए, है ना, इसको अपन इधर भेज दिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये कर दिया। अब ये मत सोचिएगा कि पलट कैसे दिया, वो ना इसको बस इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर किया, कुछ नहीं है। देखिए तो 360 × 56/35। अब कुछ नहीं करना, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ देखिए 5 से हो जाएगा, तो इसका 7 5 = 35 और ये 72 टाइम जाएगा, और 7 का 8 = 56, और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये अपना आंसर आ गया, है ना, इजी सा क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपको देखने में मिलेंगे। हाँ आपको बताया ना भी कि अगर डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो इनडायरेक्टली दिया होगा। आप सोचेंगे वो कैसे, तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे दिया होता है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है, ठीक है। यदि लासा तथा मासा का योग 1740 है तथा एक संख्या 420 हो तो दूसरी संख्या बताइए। अब देखिए इसमें न लासा दिया है ना मासा दिया है ना एक संख्या ही दी है। बस आप सोचेंगे कैसे करें, देखिए कुछ नहीं करना, मैथ्स ना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत, इतनी ज़्यादा ना कि उससे ज़्यादा आसान तो शायद ही कोई सब्जेक्ट होगा। बस आपको जो चीज़ दी है वो आप करते जाओ। देखो सबसे पहले इनकी लाइन क्या लिखी हुई है कि लासा जो है वो मासा का 28 गुना है। कौन 28 गुना है, लासा 28 गुना है, किसका, मासा का। तो अगर अपने को मासा पता चल जाए तो लासा तो अपन निकाल सकते हैं। तो मासा मान लेते हैं x है, कितना मान लिए x। देखिए यहाँ पे माना मासा x है तो लासा कितना हो जाएगा 28x। अच्छा देखिए अगर आपसे कह दिया किसी के पास, उसके पास जो है उसके 4 गुने पैसे हैं, ठीक है। अगर आपसे कह दिया कि रोहन के पास जो है 4 गुने पैसे हैं आपसे, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप मान लो आपके पास x है तो उसके पास 4x है ना, इस तरीके से कर दिया। तो ये देखिए यहाँ तक की चीज़ें तो अब देखो अपने को लासा और मासा पता हो गया है ना। अब लेकिन अपने को x की वैल्यू पता नहीं है, वो कैसे पता होगी, देखिए इन लोगों ने खुद ही दिया है कैसे करना है। देखिए यदि लासा व मासा का योग, मतलब कि लासा और मासा कितना है x और 28x, इनका योग दिया है 1740,
1740 दिया हुआ है तो x बराबर 1740 बटे ये देखिए इन दोनों को ऐड किया तो 29 हो गया है ना। 29 और इसको जब डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 60। हाँ, और फिर बस देखिए x की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में पुट कर देना है। देखिए क्या है, लासा दिया हुआ है और मासा दिया हुआ है। लासा अपन कितना माने हैं x और ये 28x, कहीं पे भी कुछ भी पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो इधर उधर कर ही सकते हैं, है ना। फिर पहली संख्या दी हुई है 420, दूसरी संख्या अपने को निकालनी है। तो देखिए x की वैल्यू अपने को पता हो गई 60 है, तो x की वैल्यू दोनों जगह 60 60 रख दी। और ये देखिए 420 फिर इधर किधर है, मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया 240। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें, आपका दिल करे, आपकी इच्छा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक के लिए देखी तो उसका को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।